राइट सर, आ गया। अब सर दिख रहा है? नहीं। हाँ, चालू हो गया चालू हो गया ना सर? ठीक, हाँ, थैंक यू सर। ओके, मैं अपने आप को भी म्यूट कर लेता हूँ। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। थोड़ा ये कनेक्शन का आज इशू था, तो इस वजह से थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया। अदरवाइज मैं 9 AM जब शार्प लिखता हूँ आपको, तो 9 AM पे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो निमी के कोऑर्डिनेटर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ा लेबर के साथ कनेक्ट किया हम, और हमारे RD सर, JD सर और CITS इंचार्ज मीना सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस योग्य समझा क्लास के। आज जैसा हमने कल बताया था, आप लोग वॉइस के लिए एक बार मुझे मैसेज जरूर कर दें, वॉइस और वीडियो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन एनी केस होगा कोई इशू तो हम उनसे कह के इसको ठीक करा सकते हैं। आज जो हमारा टारगेट है, जो हमारा टॉपिक है, इंजेक्शन मोल्डिंग। शायद आपको कल जब मैंने क्लास छोड़ा था तो हमने आपसे बोला था कि इंजेक्शन मोल्डिंग सीखा। ओके गुड, आ रहा है आवाज, ठीक, थैंक यू। तो कल हमने जब क्लास ओवर किया था, कल बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था प्रेस एंड प्रेस मशीन। तो जब क्लास ओवर हुआ था तो मैंने बोला था कि कल हम आपको इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बताएंगे। इंजेक्शन मोल्डिंग बड़ा नया सा टर्म है और आप लोगों को इसको, बहुत लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं होता है इसके बारे में। तो इंजेक्शन मोल्डिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले हम इसको कोरिलेट करना चाहते हैं और इसको पीछे से कनेक्ट करना चाहते हैं। कनेक्ट इन सेंस ऐसा है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचते हैं, बनाना मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, कोई कंपोनेंट है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हैं, या लैपटॉप से कनेक्ट हैं, या आप पेन राइट हैंड पर रखा हुआ है, शायद रखा होगा आप लोगों ने, या जो कुछ भी वहां पर प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है, तो जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब कुछ एक कंपोनेंट है और वो मैन्युफैक्चर हुआ है। तो प्राइमरी लेवल पर जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं किसी चीज को बनाने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टारगेट आता है, पहले सबसे पहले कास्टिंग से बनता था। कास्टिंग समझते हैं ना, ढलाई का बहुत आइडिया नहीं है शायद आप लोग को। ढलाई मीन्स एक प्रॉपर, देख पा रहे होंगे आप स्लाइड में, कास्टिंग को मैंने एक्सप्लेन किया है। इन दिस प्रोसेस इन विच मेटल इज हीटेड अंटिल मोल्टन। कास्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें धातु को गर्म किया जाता है। किस स्टेज तक गर्म किया जाता है कि धातु मेल्ट हो जाए, मींस द्रव अवस्था में आ जाए। अभी जब द्रव अवस्था में आ जाती है धातु, तो आप ये इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हम लोग, ये यहाँ पे लिखा है सेल मेकिंग, इसके बाद सेल मोल्ड, कास्टिंग और कास्टिंग। बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले इसकी सेल बनाया है, सेल मेकिंग किया है। तो जब हम लोग ये बनाते हैं तो हम लोग इसमें यूज करते हैं सैंड यूज करते हैं और रेजिन यूज करते हैं। सैंड और रेजिन से मिलके हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं, और वो जो मोल्ड होता है उसका बेस मटेरियल क्या होता है कि हमारा पैटर्न। हम इसको और इजी करके बताना चाहते हैं। हम लोग कहीं सैंड हो, रिवर साइड में सैंड होती है, समुद्र के किनारे जाते हैं जहां बालू होती है, और हम अपना हाथ पे पूरा रखते हैं पंजे को, तो उसमें पांचों फिंगर्स प्रॉपर आ जाती है। अब वो जो पांचों फिंगर्स प्रॉपर आ गई हैं, हम उसमें मेल्ट करके किसी धातु को यदि डाल दें और वो धातु को ठंडा होने दें, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसी शेप में हमारे कंपोनेंट तैयार हो जाता है। मींस हमारा एक हाथ का पंजा बन जाता है धातु का। सेम हमारा कास्टिंग प्रोसेस है। कास्टिंग प्रोसेस में जो तरीका है ये है कि धातु को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद धातु सबसे पहले प्लास्टिक स्टेज में आएगी, प्लास्टिक स्टेज के बाद धातु द्रव अवस्था में आ जाएगी। उस द्रव अवस्था को, जो धातु हमारी द्रव अवस्था में आई है, उस द्रव अवस्था को हम लोग जो मोल्ड बनाते हैं उस मोल्ड में डाल देते हैं, और वो जब धातु ठंडी हो जाती है तो हमारा ये कंपोनेंट तैयार हो जाता है। इन शॉर्ट हमने आपको बताया है। तो बेसिकली हमें क्या हुआ, किसी कंपोनेंट को बनाने के लिए धातु को पिघलाना पड़ा, पिघलाने के बाद हम लोगों ने मोल्ड बनाया, मोल्ड में डाला, इसके बाद ठंडा होने दिया और हमारा कंपोनेंट तैयार। दैट इज कास्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग।
अब ये कास्टिंग बहुत लेंदी जॉब है। लेंदी मीन्स लोको वर्कशॉप में हमने वहां पर ट्रेनिंग की थी 1 मंथ की समर कैंप में, तो हमने देखा वहां पर कि ब्रेक शू बनते थे रेलवे के, तो वो जब बनाते थे दिन में 4 पीस या 5 पीस बना पाते थे। तो उस कंडीशन पे उन्हें लगा कि ये एक तो ये शार्प एजेस और ब्लो होल्स की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। उस वजह से ये कास्टिंग जो हुआ थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट हुआ। ऑब्सोल्यूट इन सेंस कि थोड़ा सा यूज में कम आया। अभी कास्टिंग में देखें, आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर इस स्लाइड में, मैन्युफैक्चरिंग द मोल्ड। सबसे पहले मोल्ड बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोल्ड है, ये जो ब्राउनी शेप का दिख रहा है आपको मोल्ड है, और इसके बाद ये देख पा रहे होंगे मोल्टेन मेटल है, मेल्ट करके इसमें धातु डाली गई है। तो जिस समय हमारा ये मोल्टेन, ये आपका मोल्टेन मेटल डाला जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, धातु उसी फॉर्म में आ जाती है। तो बेसिकली हमें पहले मोल्ड बनाना है। मोल्ड किसकी मदद से बनेगा, पैटर्न की मदद से बनेगा, और उस पैटर्न की मदद से बने हुए मोल्ड में हम धातु डालते हैं और हमारा ये कंपोनेंट तैयार हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत लेंदी प्रोसीजर है। मैन्युफैक्चरिंग द मोल्ड बताया है हमने, इसमें प्रोड्यूस 1 कास्टिंग मेड ऑन 1 मीन सेंस क्या है कि अगर आपको एक मोबाइल तैयार करना है, मोबाइल शेप का कंपोनेंट बनाना है, तो आपको उस शेप का पहले पैटर्न चाहिए। वो अगर मोबाइल चेंज हो जाता है तो पैटर्न फिर चेंज हो जाएगा। तो आपको बनाने के लिए डिजायर्ड शेप का स्पेसिफिक आपको चाहिए होता है। अभी ये बहुत कॉस्टली था, तो उस कंडीशन पे जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये हमारा सब कास्टिंग से, पैटर्न से रिलेट ही है, इसमें कैसे बनेगा। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को इग्नोर करते हुए हम लोगों ने जो फर्दर यूज किया वो फोर्जिंग। एक बार गौर करिएगा, हम लोग का आज टॉपिक है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग का जन्म कहाँ से हुआ, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या पर्पज है। तो सबसे पहले कंपोनेंट बनाने का जो इंटेंशन आया वो हुआ कास्टिंग। कास्टिंग का क्या तरीका था, धातु को मेल्ट करना, मेल्ट करके मोल्ड में डालना, मोल्ड में डालने के उपरांत जब वो ठंडा हो जाए कंपोनेंट, जब ठंडा हो जाए तो वो हमारा पार्ट तैयार होता था। अब उसमें बहुत से ड्रॉबैक्स थे, तो मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, दूसरा फिनिश करना इशू था, मशीनिंग प्रॉब्लम आती थी, अपीयरेंस अच्छा नहीं होता था, एसेट्रा एसेट्रा बहुत से। तो लोगों ने फोर्जिंग इंट्रोड्यूस किया। मैं कई बार क्लास में जब फोर्जिंग पूछता हूँ तो बच्चे थोड़ा सा इफ बट करके बताते फोर्जिंग क्या है। Forging is the application of thermal and mechanical energy to steel billets or ingots to cause the material to change shape while a solid. हम लोगों ने जब कास्टिंग की बात की तो हमने कहा धातु को पिघलाया जाता है। हम अगेन अब आपसे बोल रहे हैं कि फोर्जिंग वह प्रक्रिया है, वह ऑपरेशन है जिसमें धातु को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म किया जाता है। किस स्टेज तक, प्लास्टिक। उस पे फिर हैमर करके या रोल करके या पंच करके जो भी आपको डिजायर्ड शेप चाहिए वो ला सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फोर्जिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल। कास्टिंग में मेल्ट हो रहा था, इसमें मेल्ट नहीं होगा। कास्टिंग में हमें क्या चाहिए था, उसके लिए हमें पैटर्न चाहिए था, सैंड का मोल्ड बनता था, इसमें मोल्ड बनाने की नीड नहीं है। इसमें क्या है कि जो अगर हम लोग डाई कल पढ़ रहे थे, डाई का यूज करेंगे और उसी शेप की डाई से हम जैसा चाहेंगे वैसा हमारा फोर्ज, तो उसके कंपैरेटिवली प्रोडक्शन हाई हुआ। किसके कंपैरिजन में, कास्टिंग के। कास्टिंग में क्या हो रहा था, धातु मेल्ट हो रही थी, टाइम टेकिंग था, मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, फिनिश की बात थी, अपीयरेंस की बात थी, और साथ ही साथ उसमें ब्लो होल्स की प्रॉब्लम थी, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत प्रॉब्लम। पैटर्न मेकिंग भी एक इशू था, मोल्ड मेकिंग भी इशू था, मतलब बहुत स्किल ओरिएंटेड वर्क था। कौन सा, जो कास्टिंग वाला था। फोर्जिंग में क्या हुआ कि धातु को अगर हमें डिफाइन करना है, फोर्जिंग वह संक्रिया है जिसमें धातु को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके इसके बाद रिक्वायर्ड शेप में लाने के लिए उसमें हम लोग आवश्यकता अनुसार जिस आकार का हम लोग पंच यूज करेंगे या जिस आकार का हम लोग कोर यूज करेंगे वो हमारा कंपोनेंट बन जाएगा। अब मतलब प्लास्टिक स्टेज बनाना, नॉट मेल्टिंग स्टेज, मेल्ट नहीं होगी धातु। अब यहाँ पर देखिए हमने दिखाया है कंपोनेंट, यहाँ पर एक फोर्ज है गोल्फ क्लब में, ये दिखाया जा रहा है कि कैसे इसको फोर्ज किया गया है। और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस स्लाइड में देखिए
आप जब कास्टिंग की बात चल रही थी तो आप देख रहे थे कि वहां पर इशू था, किस चीज का इशू था कि वहां पर पैटर्न, मोल्ड, एसेट्रा एसेट्रा। इसमें क्या है, इंप्रेशन डाई फोर्जिंग, यहाँ पर ये डाई का यूज किया गया, अपर डाई, नीचे देखिए लोअर डाई है जहां पे हमारा कर्सर है, ऊपर ये अपर डाई है। इन दोनों डाई के बीच में ये हमारा प्री हीटेड मेटल रख लिया गया, ये जो येलो कलर से शो हो रहा प्री हीटेड है। और जब हमने इसको फोर्सफुली कंप्रेस करते हैं तो हमारा ये फ्लैश निकलता है और ये हमारा जो रिक्वायर्ड शेप में कंपोनेंट तैयार हो जाता है। ये हमारा क्या पर्पस हो गया, फोर्जिंग। दिस इज फोर्जिंग। पाउंड्स और presses metal between two dies that contains a profile cut of the shape। ये कह रहा है कि पाउंड्स और presses metal, प्रेस को जो प्रेस कंप्रेस करते हैं between two dies, ये दो डाइज हैं, एक अपर डाई एक लोअर डाई, that contains a profile cut। अब वहां पर ऑटोमेटिकली ये प्रोफाइल देखिए बन गई है, ये बन गई ना, that is the forging। ये फोर्ज कंपोनेंट है। तो कास्टिंग में वो सारी चीजों को खत्म करते हुए नेक्स्ट स्टेप आया फोर्जिंग का, और हम लोग फोर्ज करने लगे। ये आप फोर्जिंग देख पा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग फोर्जिंग क्या हुआ, एक तो मास प्रोडक्शन हो गया, उसमें नहीं हो पा रहा था, अपीयरेंस उससे अच्छा हुआ, इस स्किल, कम स्किल वाले बंदे से भी हम काम करा सकते हैं, मोल्ड वगैरह का इशू नहीं रहा है, मशीनिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। जब हम लोग उसमें सैंड से बनाते तो सैंड कास्टिंग करनी पड़ती थी, इसमें कोई सैंड कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स में हम लोग फोर्जिंग द्वारा कोल्ड हीटिंग करके ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे बेंडिंग है, ये आपने सब पढ़ा है, बेंडिंग है, कोल्ड ड्राइंग है, कोल्ड हीटिंग है। अभी हम आपको एक ड्राइंग का भी एग्जांपल दिखा रहे हैं। ड्रॉ मतलब पुल ऑफ करना। अब ये देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे ये ओपन डाई फोर्जिंग है, तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हैं कि ये साइड व्यू है। तो साइड व्यू में ये डाई है हमारी, और इस डाई से ये हीटेड मेटल है, इसका जो साइज है वो कम करना था। तो अब आप देख पा रहे हैं कम डायमीटर का इसका हो पा रहा है, हो रहा ना डाई की मदद से, देखिए डाई की मदद से हो रहा है और इजिली हो रहा, पुल ऑफ करके। परफॉर्म बिटवीन फ्लैट डाइज विद नो प्री कट प्रोफाइल इन द डाइज, डाई में कोई प्री कट नहीं होगा और उसी से इसको किया जाएगा। नेक्स्ट वन है मूवमेंट ऑफ द वर्क पीसेस इज द की। इसमें सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि हम इसमें कंपोनेंट को मूव कर सकते हैं। मूव मतलब जैसे जो बार्स वगैरह है, सिलेंड्रिकल बार्स जहां पे बनती हैं, तो वो प्रोडक्शन के दौरान डाई से निकलती जाएगी। और हमें जैसे एक छोटा एग्जांपल दें, अब आपको जब बाजार जाते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो 4 सूत की सरिया, 5 सूत की सरिया ये सब बनती है। तो आपको जिस साइज की डाई चाहिए उस साइज का आपका ये ड्रॉ हो जाता है। लॉन्गर पीस आर हैमर्ड इनटू शेप, इसमें लॉन्गर पीस भी निकल सकते हैं। तो अभी आज जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इंजेक्शन मोल्डिंग के पहले, क्या डिस्कस किया है कि कास्टिंग ढलाई की जाती थी, मोल्ड तैयार किया जाता था विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, इसके बाद हम लोग उसमें मेल्ट की हुई धातु डालते थे। फोर्जिंग जो हो रही है, फोर्जिंग में हम लोग मेल्ट की हुई धातु ना डाल के हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें जो धातु डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं प्लास्टिक स्टेज में। प्लास्टिक स्टेज डालना नहीं है, मींस उसमें हम लोग हैमर या रोल करके और हम लोग उस कंपोनेंट में ये कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाई। क्लियर? मुझे लगता है कि अब हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बता दिया है, ये दोनों ही चीजें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। शायद अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, एक सेकेंड, इंजेक्शन मोल्डिंग है, और आज आप लोगों को इंजेक्शन मोल्डिंग ही पढ़ना है। क्लियर है ना? इंजेक्शन मोल्डिंग देख पा रहे हैं आप लोग? इंजेक्शन मोल्डिंग देख पा रहे हैं आप लोग? मुझे मैसेज देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। ओके जी, ओके जी, थैंक यू सर। अब हम लोग आज के टॉपिक पर आते हैं। बेसिकली है क्या कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो इंजेक्शन मोल्डिंग बताया था और कास्टिंग और फोर्जिंग क्यों बताया। कास्टिंग और फोर्जिंग का नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा
इंजेक्शन मोल्डिंग। अभी हुआ क्या, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था कास्टिंग, बहुत ज्यादा स्किल ओरिएंटेड था, बहुत मास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन होता था। लेकिन जैसा आप जानते हैं सर्वाइवल किसका होता है, फिटेस्ट का। तो अभी जो आपके पास एक पानी की बोतल रखी हुई है, उसमें आप प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक का टाइम आया, मास प्रोडक्शन का टाइम आया, 3 सेकेंड में 70-72 पीस बनाने का उद्देश्य आया, 2 सेकेंड में 100 पीस बनाने का टारगेट आया। तो ना वो हमारा कास्टिंग से बन पा रहा था, ना वो हमारा मोल्डिंग से ना वो हमारा फोर्जिंग से बन पा रहा था, और हमारा जो मटेरियल था वो भी कुछ चेंज हुआ। जैसे इसमें इलास्टोमर्स है। अब जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग को हम पहले एक रीड कर देते हैं स्लाइड और एक्सप्लेन करते हैं फिर। इंजेक्शन मोल्डिंग is a manufacturing process for producing parts by injecting material into a mold. अभी हमने कास्टिंग में बताया मेल्ट करके धातु डाली जा रही थी मोल्ड पे, फोर्जिंग में बताया प्लास्टिक स्टेज ला के डाली जा रही थी। अब हम इसमें बता रहे हैं आपको कि इसमें धातु को इंजेक्ट किया जाएगा। किसमें इंजेक्ट किया जाएगा, मोल्ड में। मोल्ड जो होगा वो हमारा डाई पैटर्न से बना होगा, डाई जैसा होगा, और उसमें इंजेक्ट समझते हैं ना, इंजेक्शन, इंजेक्शन वर्ड तो सभी को मालूम है, सुई लगाई जाती है डॉक्टर के यहाँ इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना, किसी धातु को किसी में समावेशित करना। तो यहाँ पर इसको पहले एक्सप्लेन कर दें। इंजेक्शन मोल्डिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग पार्ट्स बाय इंजेक्टिंग मटेरियल इनटू अ मोल्ड। इंजेक्शन मोल्डिंग वह विधि है जिसमें किसी मोल्ड में धातु को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग कैन बी परफॉर्म विद द होस्ट ऑफ मटेरियल मेनली इंक्लूडेड मेटल्स, ग्लासेस, इलास्टोमर्स, confections, and most commonly thermoplastic and thermosetting plastic polymers. Material for the parts are fed into the heated barrel, mixed and forced into a mold cavity where it cools and hardens of the configuration of the cavity. ये थोड़ा अंग्रेजी में लिखा है, हम जरा इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। हम जहां पर बैठे हैं, मेरा आइडिया है इस समय 50-60% बच्चे चेयर पे बैठे हैं प्लास्टिक। हम जो पेन यूज कर रहे हैं प्लास्टिक का, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि सारा आइटम हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग से तैयार किया हुआ है, लेकिन हमें इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या हो रहा है कि हम लोग मोस्टली थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीमर्स, मेटल्स का यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, आप एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देख रहे हैं। जो बच्चे यूट्यूब वगैरह देखते होंगे उन्होंने देखा होगा, अदरवाइज नॉर्मली जो फिटर के बच्चे हैं इन्होंने बहुत कम देखा होगा। और हम आपको बीच में बता दें, एक दो बार, कई बार वैकेंसी जब हमारा जॉब नहीं लगा था तो निकली, और उसमें नीड रहती थी नॉलेज टू वर्क ऑन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, नॉलेज, हैव नॉलेज रिगार्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग। अब आप देख पा रहे होंगे ये मशीन है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। अपनी लेथ जैसी आपको जैसे लंबी 6 फुटी जैसी दिख रही है, या हॉरिजॉन्टल शेप में बेड बना हुआ है, लेकिन ये उससे डिफरेंस है, इसमें चक नहीं है। अगर आप इस मशीन को देख पा रहे हैं तो देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक प्लास्टिक, यहाँ पर हॉपर लगा हुआ है, ये दिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हॉपर लगा हुआ है। जहां हमारा कर्सर है वहीं पे नजर रखिएगा। ये हॉपर में हम लोग प्लास्टिक की जो धातु होती है, रॉ मटेरियल, वो डालते हैं। इसके बाद ये स्क्रू रोटेट करता है। नॉर्मली अगर हम लोग लेथ से रिलेट करें तो लेथ में स्पिंडल हमारा रोटेट करता है, चक में जाप को होल्ड किया जाता है। इसमें इसका रोटेशन का पर्पस क्या है स्क्रू का, कि जो हॉपर से धातु डाली जाएगी वो इससे रोटेट होते हुए आगे की तरफ फीड होगी। स्क्रू करने का पर्पस क्या हुआ, क्योंकि अगर रोटेशन होगा और इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज में इसमें स्क्रू कटा होगा, तो यहाँ का मटेरियल जो डाला जाएगा रोटेट होते हुए, देखिए ये आगे आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरल। जिसके अंदर धातु को सबसे पहले डाला गया वो हॉपर है, इसके बाद ये बैरल, और ये स्क्रू है। स्क्रू से रोटेट होते हुए ये धातु आगे बढ़ती है, और ये यहाँ पर आके ये हमारा फिक्स पैटर्न है, और यहाँ पे मूविंग पैटर्न है, 2 पैटर्न लगे हैं, और यहाँ पर मोल्ड टूल है। बेसिकली जैसा डाई होता है, ये हमारा डाई होगा, ये डाई बना हुआ है, और ये धातु हमारी यहाँ पर इंजेक्ट कर दी जाएगी। देख पा रहे हैं आप लोग, मोल्ड क्लैंपिंग सिलेंडर देख पा रहे हैं। ये जो ये सिलेंडर है, इससे हम लोग मोल्ड को क्लैंप करते हैं,
और ये वाला स्क्रू रोटेट करता है, ये रोटेट नहीं करेगा, इस तरफ होगा पावर, यहाँ पर लिखा है इंजेक्शन सिलेंडर, इसके बाद ड्राइव यूनिट एक्सप्लेन कर रहा है, जहां कर्सर है हमारा, ये रोटेट करता है। ये जब रोटेट करेगा तो हॉपर से जो मटेरियल आता है वो इसमें रोटेट होता हुआ आगे फ्लो होगा, और फ्लो होने के बाद ये जो हमारा यहाँ पर मोल्ड बना हुआ है, हियर इज अ मोल्ड, इस मोल्ड में जाके वो सेट हो जाएगा। आप यहाँ एक चीज गौर करिए, तो अगर हम लोग जब यहाँ से धातु डाल रहे हैं तो ये कैसे जाएगी, इसके ये जो बाहर के साइड पे है, ये हमारे, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, हीटर्स लगे हुए। अब देखिए ये क्रॉस सेक्शन है तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से इस हॉपर से मटेरियल डाला गया, ये वही मशीन है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको। ये यहाँ पर ये हमका स्क्रू है, ये ब्लू कलर का मटेरियल आ रहा है प्लास्टिक, और ये हीटर्स लगे हुए। तो क्या होता है कि हॉपर से डाले हुए मटेरियल को यहाँ से पावर दी गई, ये देखिए मोटर है, ये पावर से ड्राइवर से पावर आई मेन गियर पर, इसके बाद ड्रिवन में गई स्पिंडल में। स्पिंडल में जब जाती है तो यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है, और इसके रोटेशन से यहाँ पर ये प्लास्टिक आगे रोटेट करता हुआ मूव किया। यहाँ पर बाहर हीटर लगे हुए, इन हीटर की वजह से क्या हुआ कि ये हमारा प्लास्टिक स्टेज में आ गया। फोर्जिंग में भी हम लोग धातु को प्लास्टिक स्टेज में लाते थे, यहाँ पर हम लोग इसे प्लास्टिक स्टेज में लाए और ये मटेरियल इसमें इंसर्ट हुआ। ये देखिए यहाँ पर ये मोल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा किस शेप में बन जाएगा, जिस शेप की हमारी डाई होगा, पंच होगा, उसी शेप में बनेगा। तो ये हमारा इस मोल्ड शेप में, आगे देखेंगे आप, ये हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू आपको मटेरियल दिख रहा है वो आके यहाँ पे मोल्ड में सेट हो गया। और यहाँ से कहाँ से इंजेक्ट हुआ है, यहाँ से, इस जगह से जहाँ कर्सर है यहाँ से इंजेक्ट हुआ, इस वजह से इसका नाम है इंजेक्शन मोल्डिंग। लिखता है यहाँ पर melted material is injected, लिखा है ना, is injected into mold cavity and mold is held under pressure। मोल्ड में क्या होता है, प्रेशर होगा, until the material cools and hardens। हाँ, यहाँ पे दो चीज बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। आपसे कोई यदि पूछता है इंटरव्यू में कि हीटर तो यहाँ पर लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपके कूलिंग पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर कूलिंग पॉइंट्स होंगे जो इस मेटल को ठंडा करेंगे। सेम टाइम पे दो वर्क होंगे। अगर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे काम हो रहा है तो आप ये समझ के चलें दो काम हो रहे हैं सेम टाइम पे। एक काम तो हीटर का हो रहा है, यहाँ पे हीट किया जा रहा है, हीट करने से इसको प्लास्टिक स्टेज लाई जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि धातु में कूलिंग का भी काम हो रहा है, धातु को ठंडा भी किया जा रहा है। क्यों ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि उस धातु को अभी अलग होना है यहाँ से। अब देखिए, अब इस वाली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, वंस द मेटल हार्डन्स, जब एक बार मेटल हार्ड हो जाता है, द मोल्ड इज ओपन, तब मोल्ड ओपन होता है, एंड द कंपोनेंट इज इंजेक्टेड बाय रनर प्लेट, तब वहां पर कंपोनेंट को रनर प्लेट के द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, कि इसी के द्वारा ही हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस होता है। क्लियर हो गई बात? आप फिर से एक बार देखें, यहाँ से, यहाँ पर अपना क्या हो रहा है, हॉपर है, हॉपर में हम लोगों ने रॉ मेटेरियल डाला, रॉ मेटेरियल थ्रू स्क्रू रोटेट होता हुआ आगे बढ़ा। जब स्क्रू से आगे बढ़ रहा था तो इसको विद द हेल्प ऑफ हीटर्स हम लोगों ने एक सर्टेन टेम्परेचर दिया, जिससे प्लास्टिक स्टेज में आया, और ये धातु इसके अंदर इंजेक्ट हुई। इंजेक्ट होने के बाद जिस शेप का हमारा यहाँ पर मोल्ड था, उस शेप में हमारी ये शेप का कंस्ट्रक्शन हुआ, और ये धातु हमारी कंपोनेंट हमारा तैयार हो गया। अब ये इस प्रोसेस को हम लोग एक बार से फिर से यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात है, थोड़ा सा टेक्निकली बताएं आपको, कि जो ये मोटर है, नॉर्मली अगर हम लोग लेथ मशीन की बात करते हैं तो जो ड्राइवर गियर होता है उससे डायरेक्ट पावर स्पिंडल में नहीं आती है। एक ड्राइवर गियर उससे सबसे पहले इंटरमीडिएट गियर में, फिर इसके बाद स्पिंडल गियर में। तो यहाँ बोल सकते हैं ड्राइविंग स्पिंडल सॉफ्ट, इंटरमीडिएट सॉफ्ट और स्प्लाइन सॉफ्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ड्राइवर होता है, मोटर होती है, इससे इस ड्राइवर गियर से ये सीधी पावर जो है हमारी स्पिंडल में आती है, क्योंकि हमें यहाँ पर गियर को चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें यहाँ पर अननेसेसरी स्पीड का वेरिएशन नहीं करना होता है। तो जैसे उसमें फीड बॉक्स है,
गियर बॉक्स है, ऐसा इसमें नहीं होगा। और ये पूरा सिस्टम क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक समझते हैं ना, हाइड्रोलिक समझते हैं? कोई बच्चा हमें मैसेज से बताए तुरंत, हाइड्रोलिक समझता है? क्या मतलब है हाइड्रोलिक का, मैसेज बॉक्स से बताए। हम एक दो सेंटेंस में समझाना चाहते हैं हाइड्रोलिक क्या होता है। मैसेज से बताए बच्चा हमें कि हाइड्रोलिक क्या होता है। कोई नहीं बताएगा बच्चा। चलिए ठीक है, हम इन शॉर्ट बताते हैं। हम लोग जब पावर ड्रिवन की बात आती है, पावर ड्राइव की बात आती है, एक दिन हम आपको पावर ट्रांसमिशन भी पढ़ाएंगे। तो जब पावर ट्रांसमिशन की बात आती है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, फैन चल रहा आप जहाँ पे बैठे हो, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन, आपकी गाड़ी, बाइक, इवन देन साइकिल भी मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन है। आप पैडल पे फोर्स लगाते हैं, विद द हेल्प ऑफ चैन स्प्रॉकेट, पीछे का पहिया चलता है, दोनों पहियों से मिला के हमें गति मिलती है, मैकेनिकल। जब हम लोगों को टाइम टेकिंग का इशू आया, तो मास प्रोडक्शन का समय आया, तो हम लोगों ने अगेन पावर ट्रांसमिशन के लिए एक ड्राइव सोची। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, फ्लूइड पावर इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म विच हेल्प्स टू गिव अस पावर। जो एक मैकेनिज्म है, द्रव के द्वारा हमको शक्ति मिलती है। द्रव क्या है, ऑयल, जिसके द्वारा हम लोग पावर पाते हैं। तो अभी आप यहाँ जब हम लोग ये इसको एक्सप्लेन करेंगे तब और डिटेल से बताएंगे। अभी आप इतना समझ लें कि यहाँ पे जो पावर गेन हो रही है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा हो रही है, नॉट मैकेनिकल। मैकेनिकल प्राइम मूवर जो है, जो प्राइम मूवर मोटर है, यहाँ से पावर स्पिंडल पे पहुंच गई। इसके बाद जो इसका कंट्रोल सिस्टम है, हम यहाँ पर आपको पहले बता रहे थे, जैसे लेथ में फीड बॉक्स है, गियर बॉक्स है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, क्योंकि हमें बहुत प्रॉम्प्टली इसको पकड़ना होगा। अब इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, बेसिकली इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है 4 स्टेप में, हमने आपको बताया, स्लाइड में देखिए। सबसे पहले है फिलिंग साइकिल। फिलिंग साइकिल क्या थी, हॉपर में आना, उसके बाद मेल्ट होना, मेल्ट होके बाद इंजेक्ट होना। देखिए यहाँ पर ये इंजेक्ट हो गया है, फिलिंग। देन कूलिंग साइकिल, हमने बताया कि वहां पर जहां पर स्क्रू है वहां पर हीटर लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर आपका कंपोनेंट बन रहा है वहां पर आपके कूलेंट का काम करेगा, वहां कूल किया जाएगा उसको। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, मोल्ड ओपन होता है, और फोर्थ स्टेप में कंपोनेंट इजेक्ट हो जाता है। इजेक्ट मतलब अलग कर दिया जाता है। अगर मास प्रोडक्शन में कंपोनेंट को हमें 3 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, सैकड़ों के हिसाब से कंपोनेंट बनाने होंगे, तो हम सिर्फ इसी बस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। वो टेक्नोलॉजी क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग। एक बार फिर से हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को देख लें पीछे, और एक बार आपको बता दें, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा, फिर से एक बार रिलेट कर रहे हैं। अगर इंजेक्शन मोल्डिंग की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली ये मेन टर्म्स है। और जैसा ये मशीन हमने दिखाया आपको कि इंजेक्शन मोल्डिंग में ये मशीन लुक लाइक, हमने कैसे बताया, जैसे आपकी लेथ है, लेथ में आप जब देखते हैं तो लेथ में हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, एसेट्रा पार्ट्स होते हैं, बेड होता है। तो यहाँ पर आपको 2 ही दिख रहा है, एक तो ये नीचे बेड हो गया, फाउंडेशन सा हो गया, और यहाँ पर आपको ड्राइव मैकेनिज्म जहाँ पे लगा हुआ है, ड्राइव यूनिट लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इंजेक्शन सिलेंडर है, जो सिलेंडर हाइड्रोलिक पावर के द्वारा इंजेक्ट करेगा। देखिए बेसिकली यहाँ पर 2 वर्क हो रहे हैं सेम टाइम पे। क्या क्या काम हो रहा है, एक तो जो मटेरियल हॉपर में डाला जा रहा है उसको प्लास्टिक स्टेज में लाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैरल। अब जो ये हमारा स्क्रू है, ये बेसिकली हमारा 3 जोन में होता है। ये हमारा होता है फीडिंग जोन, ये होता है हमारा फ्लोटिंग जोन, और ये हमारा होता है इंजेक्टिंग जोन। स्क्रू हमारा 3 जोन में रहता है। तो जो मटेरियल को लेके प्लास्टिक के स्टेज में ला के इंजेक्ट कर रहा है, ये तो ड्राइव यूनिट है, ये सिर्फ रोटेट करता रहेगा। लेकिन अभी इंजेक्ट किससे होगा, दैट इज द इंजेक्शन सिलेंडर। ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। क्लियर हुई बात। अब जब हम इधर आते हैं, ये जो मटेरियल आया हमारा, और यहाँ पर ये हमारा मोल्ड के अंदर फिल हुआ,
तो इसको अभी हमें कूल करने की नीड होगी। तो यहाँ पर नहीं दिखा है, आगे शायद होल्स दिखाए जाएंगे, यहाँ पर होल्स रहते हैं, इसको कूल किया जाता है। तो यहाँ पर एक हमारा फिक्स पैटर्न हो गया, मूविंग पैटर्न हो गया, और ये हमारा यहाँ पर मोल्ड हो गया। क्लियर? इसको अगर हम रिलेट करें कास्टिंग से, तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, ढलाई के लिए मोल्ड बनाते थे। वहां पे भी मोल्ड वर्ड होता था, लेकिन मोल्ड किसका बनता था? सैंड का बनता था, बालू का और रेजिन का, और उसमें हम लोग पैटर्न की मदद से मोल्ड बनाते थे। उस मोल्ड में धातु को मेल्ट करके डालते थे, मेल्टिंग टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में लाके। इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हमारा धातु प्लास्टिक स्टेज में आता है और पैटर्न पे आके शेप में बन जाता है। मेन कंपोनेंट्स क्या है? एक तो क्लैंपिंग यूनिट है। क्लैंपिंग यूनिट क्या है? जहां पर ये आपके क्लैंप हो रहा है, देखिएगा इधर बाईं तरफ है क्लैंपिंग यूनिट, दिख रहा है आपको? ये क्लैंपिंग सिलेंडर है, यहाँ पर आपका दिख रहा है, दैट इज द नोन एज क्लैंपिंग यूनिट। अब दूसरा वहां पर आपको शो हो रहा है इंजेक्शन यूनिट। इंजेक्शन यूनिट कहाँ पर था? हमने आपको बताया ये इंजेक्शन सिलेंडर है। तो बेसिकली ये आपका किसका काम करेगा? इंजेक्टिंग यूनिट का, इंजेक्शन यूनिट का। ये तो स्क्रू है पूरा, ये तो उसको रोटेट करेगा, रोटेट करके मीन्स यहाँ की प्लास्टिक को यहाँ तक लाने का काम होगा इसका, ये आगे फॉरवर्ड में मूव कराएगा इसको। क्लियर? नेक्स्ट क्या है आप इसमें देखते हैं, पार्ट्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ड्राइव यूनिट है। ड्राइव यूनिट मीन्स उसको जो रोटेट कराएगा। मोल्ड क्या है? जिस पैटर्न का चाहिए, अभी आपके जो हाथ में मोबाइल है, उस हाथ जैसा मोबाइल बनाना है अगर आपको, तो मोल्ड आपका कैसा हो जाएगा? उस मोबाइल के कवर जैसा। क्लियर? हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है? उसको इंजेक्ट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर होगी, पावर रिक्वायर होगी, उससे मिलेगी। अभी हमने बताया हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर पावर गेनिंग। कंट्रोल सिस्टम क्या है? अभी हमें उसके हीट को कंट्रोल करना है या उसके इंजेक्शन को कंट्रोल करना है स्पीड में। हॉपर, जहां से उसे हम धातु डालते हैं। हीटर क्या है? जो उसको हीट करता है। और कूलिंग चैनल्स क्या है? जो पैटर्न के मोल्ड के पास रहेंगे। कहां पे रहेंगे? अभी देखिए हमने पैटर्न बोला, पैटर्न विल बी यूज इन अ कास्टिंग, mold will be used in a इंजेक्शन मोल्डिंग, एंड फोर्जिंग में क्या यूज होगी? डाई। अभी हम तीनों का, आप लोग एक पेन कॉपी लेके बैठिएगा, हम तीनों के 5 डिफरेंस बताएंगे। इन वन लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, कास्टिंग, फोर्जिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग के डिफरेंस बताएंगे आपको। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में आपको रिसोर्स क्या चाहिए? एक तो मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, मोल्ड चाहिए, मैन पावर चाहिए। मटेरियल मींस जो भी आप जिसको भी प्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, फाइबर, व्हाटएवर जो तुम्हारी आपकी रिक्वायरमेंट है वो। मशीन कौन सी होगी? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होगी। मोल्ड कौन सा होगा? जिस पैटर्न का आपको बनाना है, जिस शेप का बनाना है। और मैन पावर, ये मींस इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। हमें याद आता है कानपुर में जो पानी आप पीते हैं बिस्लरी का, बिस्लरी तो एक ब्रांड है जो मिनरल वाटर पीते हैं, उसमें एक यस की भी बॉटल आती है पानी की। तो ये हमारे दादा नगर का प्रोडक्ट है। तो उस कंपनी में एक बार हम गए थे, तो हमने देखा क्या कि जो इसकी कैप है वो एक बार में 360 पीस इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बन रही है। 360 पीस, और उसका साइकिल टाइम है आधा मिनट। मतलब जो प्रोडक्शन हम लोग रजिस्टर में नोट किया करते हैं इंडस्ट्री में कि 20 पीस बने, 25 पीस बने, वो वहां पे तौल में होता है। मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग इतना मास प्रोडक्शन करता है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसको वेट किया जाता है, काउंट करने की गुंजाइश नहीं होती, इतना ज्यादा मास प्रोडक्शन होता है। इस वजह से इंजेक्शन मोल्डिंग यूज हो रही है। आजकल आप जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में तो बहुत ऑब्वियस सी बात है इसके बारे में पूछा जाए। मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, मोल्ड हो गया, मैन पावर हो गया। कम मैन पावर में ज्यादा आउटपुट है। मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल क्या रहते हैं इसमें, एक बार इस पर भी नजर डाल लें। एक तो पीवीसी, कुछ भी लेते हैं हम लोग इस समय, वो मोस्टली हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का मिल रहा है। पॉलीथीन आप देखते रहते हैं, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीस्टीरीन है, एसडीपीपी है, रबर है, इपॉक्सी है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, सारा कुछ यूज हो रहा है। इवन देन जो पहले पाइप फिटिंग आप देखते थे उसमें पाइप फिटिंग जीआई की होती थी, अब वो पाइप फिटिंग किसकी हो रही है? प्लास्टिक की हो रही है।
ये सारा कुछ हमारा किसके द्वारा बन रहा है? इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा। इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या क्या प्रोसेस होंगे? सबसे पहले तो मटेरियल प्रिपरेशन होगा, सबसे पहले मटेरियल अरेंज किया जाएगा, इसके बाद फीडिंग इनटू हॉपर, हॉपर में फीड करेंगे, देन इंजेक्शन, इंजेक्ट करेंगे, मोल्ड होल्डिंग एंड कूलिंग, मोल्ड को होल्ड करना, कूल करना, देन इंजेक्शन, तब इंजेक्ट करके शेप में लाया जाएगा। आप नोट कर पा रहे हैं? अब यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा कि हम इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या है? आप देख पा रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्रॉपरली? अभी जैसा हम बार बार साउंड हो रहा है, हॉपर है, ये देखिए हीटर्स लगे हैं रेड कलर के, जिनका काम है हीट करना। ये स्क्रू है, यहाँ से मटेरियल फिल किया गया और ये स्क्रू की मदद से आगे आया और फिर ये इंजेक्ट होता हुआ शेप दिया। ये देखिए ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपका शेप आया। क्लियर? ये मैंने सब एक्सप्लेन किया है आपको। अभी व्हाट इज मोल्ड? बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ सकता है कि अभी मोल्ड होता क्या? मोल्ड आर द कॉमन टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द टूल यूज्ड टू प्रोड्यूस कंपोनेंट्स इन मोल्डिंग। अगर आपसे कोई पूछता है आज के बाद कि मोल्ड क्या है, तो आप ये बताएंगे मोल्ड्स आर कॉमनली यूज द टूल। जैसे पंच होता है, पंच और डाई समझते हैं ना? क्लियर? अभी हम कास्टिंग में पैटर्न बोल रहे थे, मतलब वुडन पैटर्न। सेम हमारा मोल्ड भी जिस शेप का आपको कंपोनेंट बनाना है उस शेप का मोल्ड होगा। जितना रेडियस चाहेंगे, जितना एंगल चाहेंगे, जितना चैम्फर चाहेंगे, जितनी थिकनेस चाहेंगे, वो सारा कुछ में मेंटेन किया जाएगा मोल्ड। मोल्ड आर द कॉमन टर्म्स यूज इन डिस्क्राइब द टूल यूज फॉर प्रोड्यूस कंपोनेंट्स। अभी यहाँ पर हमने कोई सिंगल पॉइंट मल्टी पॉइंट टूल, चीजल, स्क्रैपर, हैमर, कटर कुछ नहीं यूज किया है, लेकिन कंपोनेंट बन रहा है। तो ये हमारा किससे बन रहा है? द मोल्ड हियर, मोल्ड इज अ टूल। यहाँ पर मोल्ड किसका काम कर रहा है? टूल का काम कर रहा है। मोल्ड यहाँ पर टूल है। मोल्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हार्डेंड स्टील। अभी मोल्ड किसका बनाया जाएगा? मोल्ड जो हम बनाते हैं वो एक हार्डेंड स्टील का बनाते हैं, मतलब हार्ड की हुई धातु। हार्ड समझते हैं ना? जैसे हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोल्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हार्डेंड स्टील, प्री हार्डेंड स्टील, एल्युमिनियम और बेरिलियम, कॉपर एलॉय। In general, steel molds cost more to construct. In general, steel molds cost more to construct. Steel के जो बनाया जाएगा वो ज्यादा कॉस्टली होगा, but their longer lifespan will offset the higher initial cost over a higher number of parts. ये बताते हैं जो स्टील का मोल्ड्स बनाया जाएगा वो ज्यादा प्राइमरी लेवल पे ज्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग में क्या होगा कि वो उसकी जो कास्ट है उससे नंबर ऑफ पीसेस या लाइफ स्पैन उसका ज्यादा होगा। किसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा? कंपोनेंट का। जो मोल्ड है तो उससे हम ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं और वियर टियर नहीं होगा। तो इस वजह से स्टील का भी बनाया था। द मोल्ड कैन बी मैन्युफैक्चर आइदर बाय सीएनसी मशीनिंग और बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। अब देखिए ये मोल्ड्स हम लोग किससे बना सकते हैं? सीएनसी से बना सकते हैं। सीएनसी भी हमारा टॉपिक है, एक दिन हम क्लास लेंगे पक्का। शायद 30 तारीख को हम सीएनसी की क्लास लेंगे और पार्ट प्रोग्रामिंग बताएंगे आपको। द मोल्ड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड आइदर बाय सीएनसी मशीनिंग, सीएनसी मशीनिंग के द्वारा मोल्ड्स तैयार कर सकते हैं, या ईडीएम के द्वारा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, ईडीएम के द्वारा भी हम लोग मोल्ड बना सकते हैं। अभी हम लोग मोल्ड डिजाइन पे जल्दी से, चूंकि अब अपने पास 10 मिनट बाकी बचा है, तो 5 मिनट में मोल्ड देख लेते हैं और 5 मिनट में तीनों में डिफरेंस बताएंगे। कॉपी में नोट जरूर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। द मोल्ड कंसिस्ट ऑफ टू प्राइमरी कंपोनेंट्स, द इंजेक्शन मोल्ड ए एंड द इजेक्टर मोल्ड बी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो होगा वो दो पार्ट में रहता है मोल्ड। एक तो रहेगा इंजेक्शन मोल्ड। इंजेक्शन मोल्ड क्या होगा? जो आपका ड्राइविंग साइड में लगा होगा। ड्राइविंग साइड इन सेंस कि जो हमारा स्क्रू बताया हमने आपको, इंजेक्टर बताया, उसके आगे लगा रहेगा। और जो बी वाला होगा वो इंजेक्टर मोल्ड बी, एक होगा इंजेक्शन और एक होगा इंजेक्टर। ये दोनों मिलके आपस में हमारा कंपोनेंट बनाएंगे। तो मोल्ड क्या होगा? ये भी बनाना जो है हमारा टूल रूम का काम है, और फिटर, टर्नर मशीनिस्ट के बच्चे बनाते हैं टूल रूम में। इट इज ए कॉस्टली। इसको बनाने के बाद मास प्रोडक्शन को दे दिया जाता है, वर्कशॉप में अपना वो प्रोडक्शन करते रहते हैं, फिर हमारा रोल खत्म हो जाता है। हमारा रोल क्या है? इसको बनाने के लिए, इंजेक्शन मोल्ड।
मोल्ड डिजाइन कंसिडरेशन। अभी इस मोल्ड को आप जब डिजाइन करोगे तो आप किन मेन टर्म्स को कंसिडर करोगे? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये मोल्ड है, 2 पार्ट में बना हुआ है। सबसे पहले तो हमें देना है श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस समझते हैं ना? जिस समय धातु को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद धातु जब ठंडी होती है तो कुछ ठंडी होने पे धातु सिकुड़ती है, श्रिंक करती है, श्रिंकेज। डिपेंड्स ऑन श्रिंकेज प्रॉपर्टी टू मटेरियल कोर एंड कैविटी साइज। इससे जो उसकी कोर और कैविटी है वो इफेक्ट होती है, इस वजह से हम लोग उसमें श्रिंकेज अलाउंस देते हैं। ये वैसे ही श्रिंकेज अलाउंस है जैसे हम लोग ट्रेन की जो ट्रैक होता है उसके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, वो किसमें के लिए रखते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन समझते हैं ना? डेल्टा एल अपन एल इंटू डेल्टा टी। खैर, श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है कि धातु में जो कोर कैविटी में हीट करने से, क्योंकि धातु हीट होके आ रही है तो उसमें एक्सपेंशन होता है, तो वो फर्स्ट श्रिंक करेगी ठंडा होने पे, इसके लिए श्रिंकेज अलाउंस दिया जाएगा। कूलिंग सर्किट, जब हम लोग स्क्रू की तरफ बात कर रहे हैं तो हम बताते हैं वहां पे हीटर्स हैं और हमें उसे हीट करना है, धातु को प्लास्टिक स्टेज लाना है। तो सिमिलरली कूलिंग सर्किट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइकिल टाइम, हमें साइकिल टाइम, जितना साइकिल टाइम कम होगा उतना मास प्रोडक्शन होगा, जितना साइकिल टाइम बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन लॉस होगा। हमारा सबका इंटेंशन क्या होता है? मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आना। तो यहाँ पर कूलिंग सर्किट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइकिल टाइम, water circulates through holes drilled in the both core and the cavity plates। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये आपके कूलिंग पॉइंट्स हैं। तो जिस समय ये हमारा मोल्ड में जाएगी धातु, उस समय इसको हम लोग ठंडा किसके द्वारा करेंगे? ये कोर्स के द्वारा करेंगे। तो जिस समय आप इसको डिजाइन करेंगे ये आपको चीजें ध्यान रखना है। इजेक्शन गैप, the gap between the ejector plate face and core back plate face should hold dimension within the core। मतलब कि जो हमारी इंजेक्शन प्लेट है और इजेक्टर प्लेट है, कौन सी 2 प्लेटें हैं? ये हमारी दिख रही दोनों, एक है इंजेक्शन प्लेट, एक है इंजेक्शन प्लेट और एक है इंजेक्टर प्लेट। अब यहाँ से आपकी पहचान देखिए क्या है कि ये यहाँ पे इसमें होल्स दिख रहे हैं, इसी होल्स में आके ये आपकी डावल पिन जो लगी हुई है इसके अलाइनमेंट में फिट हो जाती है। तो एक इंजेक्टर और इंजेक्शन प्लेट के बीच में आपको क्या रखना है? गैप रखना है, ठीक है? वहां पे बीट सी आएगी हल्की सी। इट मस्ट अलाउ कंपोनेंट टू फुल्ली रिमूव फ्रॉम द मोल्ड। इस गैप से एडवांटेज क्या होता है कि वो मोल्ड को फुल्ली रिमूव करने के लिए बहुत मदद करता है। क्लियर? नेक्स्ट है मोल्ड डिजाइन कंसिडरेशन। मोल्ड पॉलिशिंग है, मोल्ड फिलिंग है, ड्राफ्ट है। अब मोल्ड स्टोरेज, अभी देखिए मोल्ड स्टोरेज में क्या है, हमारा जब भी इंडस्ट्री में हम लोग वर्क करते हैं तो सिमिलरली एक स्टोरेज की भी बड़ी प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरर्स गो टू ग्रेट लेंथ टू प्रोटेक्ट कस्टम मोल्ड्स ड्यू टू देयर हाई एवरेज कास्ट, क्योंकि इनकी एवरेज कास्ट बहुत ज्यादा है, मोल्ड की डाई है, तो उस वजह से हमें मोल्ड को प्रोटेक्ट करके भी रखना है। द परफेक्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल इज मेंटेन टू इंश्योर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लाइफ स्पैन फॉर ईच कस्टम मोल्ड। अभी इंडस्ट्री में एक बकेट बन रही है 20 लीटर कैपेसिटी की, सडनली क्या होता है 10 लीटर कैपेसिटी की बकेट बनने लगी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो अभी जो पहले वाला हमारा मोल्ड होगा 20 लीटर कैपेसिटी का, उसको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि फर्दर कभी प्रोडक्शन आएगा तो यूज में आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं द परफेक्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल इज मेंटेन टू इंश्योर द लार्जेस्ट पॉसिबल लाइफ स्पैन। हमें उसका लाइफ स्पैन ज्यादा चाहिए, किसका? मोल्ड का। कस्टम मोल्ड सच as those used for rubber injector molding are stored in temperature and humidity controlled environments। टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी का उस पर असर ना पड़े। अभी मोल्ड कूलिंग पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद अपने पास 5 मिनट बच रहे हैं और हम लोग ये तीनों का डिफरेंस एट ए ग्लांस समझ लेंगे, कास्टिंग, फोर्जिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग का। आज आप लोगों ने कास्टिंग, फोर्जिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग तीनों को एट ए ग्लांस समझना है और हमारी समझाने की कोशिश भी है, और इसे नोट कर लीजिएगा। अभी हम डिफरेंस बताते हैं। तो सबसे लास्ट में देख लीजिए मोल्ड कूलिंग।
कांस्टेंट मोल्ड टेम्परेचर फॉर यूनिफॉर्म क्वालिटी। अगर आपको समान क्वालिटी चाहिए, समान हार्डनेस चाहिए धातु में, तो आपको क्या करना है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वैरी नहीं करना है कि पर्टिकुलर पे जाके एक पॉइंट पे ज्यादा है, एक पॉइंट पे कम है। दूसरा क्या है, रिड्यूस साइकिल टाइम फॉर प्रोडक्टिविटी। साइकिल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, किसके लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश विदाउट डिफेक्ट्स, इसमें सरफेस फिनिश अच्छी आएगी और विदाउट डिफेक्ट। डिफेक्ट समझ रहे हैं ना, जैसे हमने कास्टिंग बताया था, ब्लो होल्स आते हैं, बीड आती है, सैंड आती है, वो इसमें नहीं रहेगा। लॉन्ग मोल्ड लाइफ, मोल्ड की लाइफ भी ज्यादा होगी। और अवॉइडिंग wrappage by uniform mold surface temperature, wrappage caused by non uniform cooling। नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग मतलब कि अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी तो वो धातु में रैप कर जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मोल्ड कूलिंग का हम आपको जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे दो टेस्ट मोल्ड है, यहाँ पर ये एक मोल्ड है और एक दूसरा वाला। अब यहाँ पर कूलिंग चैनल्स, ये देखिए कूलिंग चैनल्स बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर द कूलिंग चैनल, होल्स होल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये दीज आर द कूलिंग चैनल्स। और यहाँ पर ये आपका जो रेड कलर सा दिख रहा है, ये आपका कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट इन सेंस की ये हमारा मोल्ड रहेगा और यहाँ से धातु इंजेक्ट होके आएगी तो यहाँ पर, तो ये हमारा कूल करेगा। क्लियर। मोल्डिंग डिफेक्ट्स, इसको भी जल्दी से देख लिया जाए। जो चीज हमें एडवांटेजफुल होती है, कुछ उसमें डिसएडवांटेज भी होती है। अब जैसे इसमें कह रहे हैं, हमने बराबर एक वर्ड यूज किया है कि ब्लो होल्स आना, ठीक है, तो ऐसे इसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, फ्लैश आ जाता है, बर्न मार्क्स आ जाते हैं, रैपिंग आ जाती है, वेल्ड लाइंस आ जाती है। वेल्ड लाइन मीन्स जहां पे दोनों आपके मोल्ड मिल रहे हैं, वहां पर इंजेक्टर मोल्ड और इंजेक्शन मोल्ड में दोनों पे जहां ज्वाइंट रहता है, हमने गैप किया, वहां पे लाइन आ जाती है, वेल्ड लाइंस की। कलर स्ट्रैक्स और वाइट्स आ जाते हैं, ये इसके डिफेक्ट्स हैं। टू सेटअप प्रोसेस, मैन पावर क्या, टू सेटअप प्रोसेस, टू मॉनिटर प्रोसेस एंड ट्रबल शूट, टू ऑपरेट मशीन। मैन पावर का इतना सा यूज है, टू सेटअप प्रोसेस, प्रोसेस एक बार सेट हो गया, टू मॉनिटर प्रोसेस, उसको ऑब्जर्व करना है क्योंकि मास प्रोडक्शन है, और टू ऑपरेट मशीन, और सिंपल मशीन को ऑन ऑफ करना है। ऑन ऑफ करने का मतलब लाल और हरी बटन दबानी है, स्टार्ट और ऑफ। क्लियर हो गई बात। अब हम तीनों का डिफरेंस एक लाइन में आपको बताना चाहते हैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले कास्टिंग, फिर फोर्जिंग, इसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग। कास्टिंग रिक्वायर्ड मेल्टिंग टेम्परेचर, कास्टिंग में मेल्टिंग टेम्परेचर रिक्वायर होता है, धातु को द्रव अवस्था में लाते हैं। फोर्जिंग रिक्वायर्ड प्लास्टिक स्टेज टेम्परेचर, प्लास्टिक स्टेज टेम्परेचर मींस धातु मेल्ट नहीं होगी, धातु पिघलेगी नहीं। और इंजेक्शन मोल्डिंग इज आल्सो अ प्लास्टिक स्टेज टेम्परेचर। तो तीनों का हो गई धातु। धातु की स्टेज क्या रही, कास्टिंग में धातु हमारी पिघल जा रही थी, फोर्जिंग में धातु हमारी प्लास्टिक स्टेज में आ रही थी, और इंजेक्शन मोल्डिंग में धातु हमारी प्लास्टिक स्टेज में। कास्टिंग में हम लोग मोल्ड और पैटर्न यूज कर रहे थे। पैटर्न लकड़ी का होगा जो बनाया जाएगा, और हम लोग सैंड में और रेजिन मिला के उससे मोल्ड तैयार करते हैं। किसमें, कास्टिंग में। फोर्जिंग में हम लोग चूंकि प्लास्टिक स्टेज तक धातु आ रही है तो हम लोग डाई का यूज करेंगे, डाई से उसमें शेप देंगे, जिस कंपोनेंट की हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी उस शेप की डाई और पंच का यूज किया जाएगा, कंपोनेंट आप बन जाएगा। इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होगा, हम लोग मोल्ड यूज करेंगे और उस मोल्ड को हम लोग थ्रू स्क्रू थ्रू हॉपर, जो मेटल हीट होके आ रहा है उसको लेके ठंडा करेगा, कंपोनेंट बनेगा। तीनों में देखिए डिफर हो गया। इंजेक्शन मोल्डिंग में कोई भी हमें पैटर्न की नीड नहीं है, यहाँ पर क्या है, मोल्ड है। फोर्जिंग में क्या है, फोर्जिंग में हमारा पंच क्या है, हमारा डाई है और हमारा पंच है। क्लियर। थर्ड नंबर पर हम आ जाते हैं। जो कास्टिंग है वो हमारा जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन है, बड़े कंपोनेंट के लिए किया जाता है, जैसे रेलवे के ब्रेक शूट, ट्रेन के बड़े व्हील्स, जहां पर बड़े कंपोनेंट हम इमेजिन करते हैं वहां हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग कास्टिंग करेंगे, ढलाई करेंगे। सेकेंड नंबर पे फोर्जिंग हमारे क्या होते हैं कि मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, जहां पर हम लोग
जैसे अभी क्लच यूनिट बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल की बात अगर करें, क्योंकि इंडस्ट्री आजकल ज्यादा वर्क जो कर रही है ऑटोमोबाइल फील्ड में कर रही है, तो क्लच बना रहे हैं, क्लच बॉक्स है, क्लच बुश है, ये सारे कंपोनेंट किससे बनेंगे? हमारे फोर्जिंग से बनेंगे। मतलब कास्टिंग से बहुत बड़े कंपोनेंट लाइक ट्रेन व्हील्स, ब्रेक शू एसेट्रा एसेट्रा। सर एक मिनट ऑटोमोबाइल, हाँ, ऑटोमोबाइल पार्ट्स किससे बन रहे हैं? फोर्जिंग के द्वारा बन रहे हैं। और जो हमारे यूज में आने वाले पार्ट्स हैं, जो डोमेस्टिक पर्पज में यूज होने वाले पार्ट्स हैं, वो किससे बन रहे हैं? इंजेक्शन मोल्डिंग से। इवन देन लैपटॉप, पेन, मोबाइल, इस ईच एंड एवरीथिंग जो आसपास आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे करके तीनों में एट ए ग्लांस डिफरेंस भी क्रिएट कर दिया हमने कि आप कास्टिंग, फोर्जिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी चूंकि सर ने बोला कि बस 1 मिनट है हमारे पास पैक करने को, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कंसंट्रेट करके पढ़ा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हमने बराबर आपको अपना नंबर बताया, हम लोग उसको और डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा हम बताना चाहेंगे, कल हम आपको लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस पढ़ाने वाले हैं। 2 से 3 का हमारा टाइम रहेगा, तो हम ये चाहेंगे मैक्सिमम बच्चे रहें और आप पढ़ के देखिएगा। 1 घंटे में आपको लगेगा कि लिमिट, फिट, टॉलरेंस का जो कुछ कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। तो कल हम आपका वेट करेंगे और 2 से 3 टाइमिंग है। टॉपिक है लिमिट, फिट, टॉलरेंस एंड अलाउंस। डेविएशन बहुत लोगों को नहीं पता है, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन नहीं पता, एसेट्रा एसेट्रा सी बहुत सी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को, जैसा हमारे कुछ ट्रेनीज जो NSTI के मांगते रहते हैं, हमने उन्हें कहा है हम उन्हें PPT दे देंगे, सारी सभी को लोगों को मिल जाएगी, पेन ड्राइव से ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि मेल में MB ज्यादा होने के कारण अपलोड नहीं हो रहा है। और बाकी जैसा संभव होगा हम आपकी